Hello, dear learners. I'm today going to discuss the second part of the radioactivity, that is detection and measurement of the radioactivity. जैसे कि पार्ट वन में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसके यूनिट्स क्या होती हैं, या फिर इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द रेडियो एक्टिविटी, जैसे कि नेगेट्रॉन एमिशन है या पॉजिट्रॉन एमिशन है या अल्फ़ा रेडिएशन एमिशन है या फिर गामा रेडिएशन एमिशन है, जिसकी वजह से क्या होती है रेडियो एक्टिविटी। तो इस लेक्चर में इस पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि रेडियो एक्टिविटी की मेज़रमेंट के लिए कुछ टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, जैसे कि हमारे पास है ऑटो रेडियोग्राफी है, गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर्स हैं और साथ में फ्लोरिसेंट स्किंटिलेशंस हैं। तो हम ऑटो रेडियोग्राफी और गैस आयनाइजेशन डिटेक्टर्स और फ्लोरिसेंट स्किंटिलेशन जो है उसकी बात करेंगे। जैसा कि अगर बात करें जैसे कि गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर्स, तो गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर में क्या होता है कि जो भी डिटेक्टर है उस डिटेक्टर को फिलअप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गैसेस या फिर गैस मिक्सचर्स। तो दरअसल क्या एक्चुअल में क्या फिनोमेना है कि जैसे ही ये जो गैसेस होती हैं इनमें कोई रेडिएशंस एंटर करती हैं तो उन रेडिएशंस की वजह से आयनाइजेशन होती है। ठीक है, जैसे आयनाइजेशन होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव और साथ में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डेवलप होता है, क्या डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा। और इसी करंट को हम क्या करते हैं मेज़र करते हैं। इसी से हमें पता चलेगा कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो जो भी गैस फील्ड डिटेक्टर्स मेज़रमेंट के लिए यूज़ होते हैं रेडियो एक्टिविटी की, उसमें हमारे पास जैसे कि आता है आयोनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर एंड जीएम काउंटर, जीजर मुलर काउंटर। तो यहाँ पे बस आपने ये बात ध्यान रखनी है कि गैस आयनाइजेशन डिटेक्टर में जो भी हमने गैसेस का मिक्सचर लिया होता है उसकी आयोनाइजेशन होती है, और उस आयोनाइजेशन के बेसिस पर जो भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो करंट जनरेट करते हैं। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेज़र करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी जो है वो पर्टिकुलर मटेरियल में प्रेजेंट है। जैसा कि यहाँ पर अगर जीएम काउंटर की बात करें, गीगर मूलर काउंटर की बात करें, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ कि जीजर मूलर काउंटर में एक जीएम ट्यूब होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें प्रेजेंट है जीएम ट्यूब, और इस जीएम ट्यूब में एक्चुअल में गैस फिलअप होती है। साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, और इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पर पावर सप्लाई के साथ मीन्स इट एक्ट एज एनोड, तो इस एनोड को यहाँ पर क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। ठीक है, और जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जीएम ट्यूब है, तो इस जीएम ट्यूब को एक्चुअल में कैसे यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इस पावर सप्लाई के साथ क्या किया हुआ है, अटैच किया है। तो बेसिक फिनोमेना क्या रहता है कि मान लो ये हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है। अब इस रेडियो एक्टिव मटेरियल से कुछ रेडिएशंस अराइज होंगी, और ये जो रेडिएशंस होती हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, जो भी इस जीएम ट्यूब में गैस फिलअप की होती है उस गैस की ये आयनाइजेशन करवाती हैं। जैसे ही गैस की आयनाइजेशन होगी तो इसमें पॉजिटिव और साथ में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन होगी। जैसे ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर प्रोडक्शन होती है तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फर्दर ये जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है इसमें भी ये प्रोड्यूस करवाते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पहले तो गैस की वजह से क्या प्रोड्यूस होंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज़ होने से ये जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं
तो यहाँ पर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी क्या होती है, प्रोडक्शन। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, इसकी वजह से यहाँ पर अक्रॉस द बैटरी क्या डेवलप होता है, यहाँ पे डेवलप होता है पोटेंशियल डिफरेंस। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं, और उसी से हमें पता चलेगा कि जो भी पर्टिकुलर मटेरियल है वो कितना ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि जीएम काउंटर में एक्चुअल में, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जीएम ट्यूब दी है, और इस जीएम ट्यूब में गैस फिल्डअप होती है, और जीएम ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है। और ये जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है और साथ में जो हमारे पास ये जीएम ट्यूब है, इनको हमने मींस कनेक्ट किया होता है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। तो जैसे ही जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल जिसे हमें डिटरमिन करना है, जैसे ही हम रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से पावर सप्लाई देंगे, तो यहाँ पे जो भी रेडिएशंस हैं वो इस गैशियस आयंस जो है उसकी आयनाइजेशन, गैसेस की आयनाइजेशन करती हैं, जिससे कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। पहले प्राइमरी होंगे, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन होगी, और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी वोल्टेज है वो जनरेट होगी, मींस करंट जनरेट होगा। उसी करंट को मेज़र किया जाता है और हमें ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो हमने यूज़ किया है। सो दिस इज़ diagrammatic representation, or this is the block diagram of the GM counter assembly. So this is very very important for the measurement and for the quantification of the radioactive material. इसी तरह से फ्लोरिसेंट स्किंटिलेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो स्किंटिलेशन का मतलब क्या होता है, स्किंटिलेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, कि मतलब कि जब भी क्या होगा, स्किंटिलेशन में क्या होगा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन दैट कॉजेज द एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन ऑफ द फ्लोरिसेंट मटेरियल। तो जो भी रेडिएशंस हैं उनकी वजह से जो फ्लोरिसेंट मटेरियल है, उस फ्लोरिसेंट मटेरियल की क्या होगी, एक्साइटेशन होगी, और साथ में आयनाइजेशन होगी, मतलब इससे भी पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी प्रोड्यूस अ फ्लैश ऑफ लाइट, जिसकी वजह से जो भी एनर्जी इस फ्लोरिसेंट मटेरियल ने एब्जॉर्ब की होती है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, फ्लैशेस ऑफ लाइट। तो जो भी फ्लैशेस ऑफ लाइट यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, उसी फ्लैशेस ऑफ लाइट को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। और जो प्रिंसिपल टाइप ऑफ स्किंटिलेशन डिटेक्टर्स ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल स्किंटिलेशन डिटेक्टर, और साथ में ऑर्गेनिक लिक्विड स्किंटिलेशन डिटेक्टर। तो यहाँ पे जो भी फ्लोरिसेंट मटेरियल होगा, जैसे ही हम इसमें रेडिएशंस को स्ट्राइक करेंगे, तो फ्लोरिसेंट मटेरियल के साथ ये रेडिएशन इंटरेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से ये इस फ्लोरिसेंट मटेरियल की आयनाइजेशन करवाती हैं, और आयनाइजेशन के थ्रू क्या प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ पे फ्लैशेस ऑफ लाइट। इसी फ्लैशेस ऑफ लाइट को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, और हमें ये पता चलता है कि कौन सा पर्टिकुलर मटेरियल जो है वो कितना ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। इसी तरह से ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी किया है। अब हम बात करेंगे दैट इज़ द टेक्निक ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी, कि ऑटो रेडियोग्राफी क्या है और इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं। तो ऑटो रेडियोग्राफी एक बायो एनालिटिकल टेक्निक है, और इसका बेसिक पर्पस कहाँ पे यूज़ होता है, इसका बेसिक पर्पस यूज़ होता है फॉर द विजुअलाइजेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव लेबल्ड सबस्टांस, कि जो भी रेडियो एक्टिव लेबल्ड सबस्टांस हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है विद द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स इन अ बायोलॉजिकल सैंपल। तो किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक। So it is the method by which a radioactive material can be localized within a particular tissue, particular cell, cell organelle, or even the molecules. It is very sensitive technique and is being used in wide variety of biological experiments. जो भी ऑटो रेडियोग्राफी है, it is used for the location of radioactive substance. तो जो भी पर्टिकुलर प्लांट में या जहाँ पर भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसकी डिटेक्शन के लिए
हम ऑटो रेडियोग्राफी जो है उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि हमें क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जो है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की आइडिया लग जाए कि कितना है। इसी तरह से हिस्ट्री ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी की बात करें तो जो फर्स्ट ऑटो रेडियोग्राफी थी दैट वाज इट्स अ एक्ट ऑफ सेरेंडिपिटी। तो इसका एक्सीडेंटल इवेंट कब हुआ था, 1867 में, व्हेन देर इज़ अ ब्लैकनिंग वॉज प्रोड्यूस्ड ऑन इमल्शन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। तो इन्होंने देखा कि सिल्वर क्लोराइड और जो आयोडाइड हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास इमल्शंस हैं, उस इमल्शन में जो कि सिल्वर क्लोराइड या फिर आयोडाइड है, अगर हम यहाँ पे यूरेनियम सॉल्ट का यूज़ करते हैं तो ये जो फिल्म है ये कैसी हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। So 1924 first biological experiment that involved the autoradiography that traced the distribution of the polonium in the biological specimen। तो सबसे पहले इसमें क्या देखा गया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोलोनियम इन द बायोलॉजिकल सैंपल। So development of the autoradiography, this technique is very very important in biological experimentations, और वर्ल्ड वार सेकेंड में this play very very important role for the development of the photographic emulsions and then striping which are made up of the silver halide। तो आप सबको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो भी हमारे पास फोटोग्राफिक इमल्शन जो हम प्रिपेयर करते हैं वो किस चीज़ की बनी होती है, वो बनी होती है सिल्वर halide की। So radioactivity is now no longer the property of the few rare elements of the minor biological interest, radium, thorium, uranium। मतलब कि चाहे रेडियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, दीज आर द रेडियो आइसोटॉप्स। और ये जो टेक्निक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बायोलॉजिकली कंपाउंड्स, they can be labeled with the help of radioisotopes। So this is little bit about the history of the autoradiography। इसी तरह से बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो ऑटो रेडियोग्राफी में किसके ऊपर बेस्ड है कि जो भी हमारे पास एबिलिटी होती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की टू एक्सपोज द फोटोग्राफिक फिल्म बाय आयनाइजेशन इट, तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म इमल्शन। So in this technique radioactive substance is put in direct contact with the thick layer of the photographic emulsion having gelatin substance and silver halide crystal। तो जो भी हमारे पास मटेरियल होगा उसको हम इस फोटोग्राफिक इमल्शन पे ऐड ऑन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिल्वर हालाइड और साथ में जिलेटिन सब्सटेंस। तो जो भी हमारे पास फोटोग्राफिक मटेरियल है उस हम मटेरियल को इस फोटोग्राफिक इमल्शन के ऊपर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। Then the emulsion have higher ratio of the silver halide to gelatin and small size of the grain। It is then left in a dark for several days for the proper exposure। फिर हम काफ़ी समय तक इस मटेरियल को डार्क में रख देते हैं। सिल्वर हालाइड क्रिस्टल आर एक्सपोज टू द रेडिएशन, और जो भी ये सिल्वर हालाइड क्रिस्टल हैं इनके ऊपर हम प्रोवाइड करेंगे रेडिएशंस which chemically convert the silver halide। अब जो भी सिल्वर हालाइड है that would be converted into metallic silver। और मेटालिक सिल्वर में जैसे ही रिडक्शन होगी तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर जो है वो देखने को मिलेगा। सो डार्क कलर्ड बैंड जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। सो द रिजल्टिंग रेडियोग्राफी इज viewed by the electron microscope, pre-flashed screen, intensifying screen, electrophoresis and digital scanners। They are used for the identification of the radiographic या result of the radiography। तो होपफुली आपको ये बात तो क्लियर हुई होगी कि जो हम फोटोग्राफिक इमल्शन यूज़ करते हैं और ये जो फोटोग्राफिक इमल्शन है इसमें सिल्वर हालाइड प्लस जिलेटिन यूज़ किया होता है, साथ में हम जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको प्लेस करते हैं। जैसे ही रेडिएशन देंगे तो सिल्वर हालाइड की रिडक्शन होती है किसमें, मेटालिक सिल्वर में, और जो मेटालिक सिल्वर है उससे बैंड्स जो हैं यहाँ पर अपीयर होंगे। उन्हीं बैंड्स को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं फॉर ऑटो रेडियोग्राफी क्वांटिफिकेशन के लिए। इसी तरह से जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस डायग्राम में और भी अच्छे से यहाँ पर क्लियर होगा। मान लो ये जो येलो कलर का है दिस इज सैंपल, और इस सैंपल में जो रेड कलर का रेडियो एक्टिव पार्ट हमने क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। एंड दिस फिल्म इज़ कवर्ड विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफिक इमल्शन। तो इस फिल्म में फोटोग्राफिक इमल्शन है दैट इज़ मेड अप ऑफ सिल्वर हालाइड। तो यहाँ पर आपको सिल्वर हालाइड जो है वो आपको नज़र आ रहा है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सैंपल
एंड दिस इज़ रेडियो एक्टिव मटीरियल। तो जो भी रेडिएशंस होंगी उन रेडिएशंस की वजह से silver halide is converted into the metallic silver. So you can see here the presence of the blackening. आप यहाँ पे ये जो blackening देख रहे हैं, this show the amount of radioactive material. कि जो भी metallic silver जो reduce होके यहाँ पे मिल रहा है, जितनी ज़्यादा ब्लैकनिंग यहाँ पर प्रोड्यूस होगी उससे हमें ये पता चलेगा कि कितना ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल मीन्स क्वांटिटी जो है रेडियो एक्टिव मटीरियल की कितनी है। और उसी रेडियो एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। सो होपफुली दिस ऑटो रेडियोग्राफिक टेक्निक मतलब बेसिक यही है कि जो भी हमारे पास सिल्वर हैलाइड जैसे कि सिल्वर कलराइड है, हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा मेटालिक सिल्वर जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। सो दैट विल गिव अस आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल। इसी तरह से अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले दिस इज़ अ टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने जो भी पर्टिकुलर सेल लिया है उसको हम रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन 3 थायमिन के साथ हम क्या करेंगे, लेबल करेंगे। देन जेंटली the cell and fix the contents. Embedded the content onto the slide and immerse the slide in the radioactively sensitized emulsion. You can see here again there is presence of silver halide sample and radioactive material. So from the radiation, silver halide converted into the metallic silver. You can see the production of blackening here. And finally, we have to measure this blackened color and expose the slide on the photographic film. This is developed to transfer the image to the film, and in final diagram you can see the autoradiograph. So this technique is used for the identification of the various type of molecules which are present in the biological sample. Hopefully you understand the technique of autoradiography. This technique is used for the measurement of the length of the DNA molecule. सो व्हाट आर द स्टेप्स, जैसा कि वैसे तो यहाँ पर एक्सप्लेन हो ही गया है कि कौन कौन सी स्टेपिंग यहाँ पर आएगी। जैसे कि जो भी हमारे पास सेल्स हैं जिसको कि आप सोल्यूशन में ग्रो कर रहे हैं, दैट सोल्यूशन मस्ट कंसिस्ट ऑफ रेडियो एक्टिव थायमिडीन। सो ट्राइएटेड थायमिडीन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द क्रोमोसोमल डीएनए। तो जो भी हमारा पर्टिकुलर मटेरियल होगा डीएनए, उस डीएनए में रेडियो एक्टिव थायमिडीन जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। Chromosomes, they were isolated gently by alysing the cells and then fixing the chromosome to the photographic surface. Then surface is then immersed in a radioactive sensitive emulsion, that is the silver bromide. यहाँ पर emulsion किसका यूज़ किया जाएगा, silver bromide का। The radiation released from the tritiated thymidine converted the silver ions into the silver bromide into metallic grains. So following the period of exposure, silver bromide is washed away and then leaving the silver grain to appear the black in color. मतलब कि कुल मिला के वही बात की है कि जो भी डार्क ब्लैक कलर जो भी मेटालिक सिल्वर का प्रोड्यूस होगा उसी को हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। और ऑब्वियसली इस टेक्निक से हम जो पर्टिकुलर डीएनए है उस डीएनए की लेंथ को क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम डीएनए की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी को इफ़ेक्ट करते हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, जैसे कि एनर्जी ऑफ द एमिटर, जैसे कि हायर द एनर्जी लॉन्गर इज द ट्रैक लेंथ एंड सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकलाइज द पॉइंट इन द लो डेंसिटी रीजन ऑफ द सेम ट्रैक। फर्दर वेरी लो एनर्जी रेडिएशन ऑल्सो क्रिएट अ पुअर, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी है या बहुत कम एनर्जी है, दोनों ही केसेस में हमारे पास जो रिजल्ट है वो करेक्ट नहीं आएगा। सो देयरफॉर वीक बीटा एमिटिंग आइसोटॉप्स आर मोस्ट सुटेबल। तो हम ज़्यादातर बीटा एमिटिंग आइसोटॉप्स जैसे कि हाइड्रोजन है या कार्बन 14 है या सल्फर 35 है, इसको हम यूज़ करते हैं बिकॉज एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज़ इन बिटवीन द गामा एंड अल्फ़ा रेडिएशन। तो एनर्जी ऑफ एमिटर जो है वो कैसी होनी चाहिए, अल्फ़ा या फिर गामा रेडिएशंस की। सेकेंड आता है डिस्टेंस एंड थिकनेस ऑफ द सैंपल।
If either the sample is very thick or the sample is far away from the emulsion, result will be loss. So very thick sample, that should be avoided. Next, grain size and amount of the silver halide crystal. So the grain size should be smaller so that there is more availability of the silver halide crystals. Also, the concentration of the gelatin should be less in the emulsion as compared to silver halide crystals. The next point, thickness of the emulsion. So emulsion thickness vary according to different type of autoradiography. For beta emitter, the thickness of the emulsion should be less. Then exposure time. So exposure time for autoradiogram, that must be sufficient longer time for the proper exposure of the view pattern of the track length. So these are the points on which the technique of autoradiography that depends. I repeat once again, like energy of the emitter, that distance and thickness of the sample, grain size and amount of silver halide crystal, thickness of the emulsion, and exposure time. These affect the autoradiography. So let's talk about applications of the autoradiography. What are the importance of autoradiography? To find out the length of the DNA. तो जो भी DNA की प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ हम ऑब्वियसली इस टेक्निक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर द टिश्यू लोकलाइजेशन बाय द रेडियो एक्टिव सबस्टांस, to find the site and performance of the targeted drugs inside the cell, for the identification of the metabolic activities in the cell, for the cytogenesis of the forebrain, and radiopharmaceutical research, and particularly for the localization of the various cell organelles and metabolite. So these are the applications of the autoradiography. So it is very important for the ELISA, for the study of radioimmunoassay by the viruses, for whole body imaging. It acts as tool for the genetic studies, for the comparison of complex mixture of the proteins, microbial ecology, and for determining the gross absorption and utilization of the foliar applied nutrients. So these are the importance of autoradiographic technique. Obviously it is very important for SDS page, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. तो इसके साथ जो भी इन टुडेज लेक्चर हमने कवर किया है, ऑटोरेडियोग्राफी, scintillation technique, and Geiger-Muller counter. So these are the techniques to measure the quantity of radioactive or radioactivity. So जो भी PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कोई भी कमेंट हो यू कैन मेंशन द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. So thank you so much for watching the second lecture of the radioactivity, that is detection and measurement of the radioactivity. Thank you so much.